नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तमाम श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं और बहुत ही कीमती वक्त आपने अपना निकाला है। तो दोस्तों, अभी जो बरसात का मौसम शुरू हो रहा है तो डेंगू की आहट आने लगी है, कुछ कुछ केसेज हॉस्पिटल्स में पहुंचने लगे हैं। तो इसी लेकर हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा डेंगू की हिस्ट्री जानते हैं कि ये पूरी दुनिया में किस किस तरह से है और कैसे मौसम में, कैसी जलवायु में ये पनपता है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री को भी हम जानेंगे और लक्षण और उपचारों पर भी हम बात करेंगे। तो सर, क्या कैसे बताएंगे आप पूरा, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें डेंगू का, तो कब से डेंगू वायरस आना शुरू हुआ है और किन किन जगहों में अभी इस वक्त ये पाया जाता है? तो डेंगू वायरस जो है, जैसे कि डेंगू जो वर्ड का ओरिजिन है, ये स्पेनिश वर्ड से एक फ्रेज है काईडिंगा, उससे हुआ है इसका। तो उसका मतलब है क्रैम्प लाइक सीजर्स। तो इसके अंदर जिस तरह से तेज़ी से बुखार आता है, मरीज को लगता है कि एकदम से उसको कमजोरी आके बिस्तर पे पड़ जाता है, तो उससे इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है। और दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा देशों में डेंगू के केसेस मिलते हैं। और इंडिया में पहले जो है गर्म प्रदेशों में ये पाया जाता था। जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया, जो ठंडे प्रदेश है, वहाँ पे ये नहीं मिलता था। लेकिन लद्दाख में भी इसके केस मिलने लग गए हैं। तो अभी जो है भारतवर्ष के अंदर हर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में इसके केसेस मिले हैं। तो ये पूरी, पहले तो एपिडेमिक्स होते थे लेकिन अब ये एंडेमिक बन गया है। हर साल इसके केसेस आते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। और जैसे जैसे हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो मच्छर हैं वो बाकी सब जगह पहुंच रहे हैं, हमारा ट्रैवल ऑफ ईजिली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। मच्छर भी जो है एरोप्लेन के थ्रू या दूसरे वाहनों के थ्रू पहुंच सकते हैं। और जो लोगों का आवागमन बहुत ही जल्दी होने लग गया है। तो अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, वो दूसरे ऐसे किसी लोकेलिटी में जाता है जहाँ पे अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो वो एक उसके लिए सोर्स बन सकता है। तो उसके थ्रू जो है मच्छर इन्फेक्टेड होंगे, और इन्फेक्टेड मच्छर जब कुछ दिनों बाद दूसरे लोगों को काटेंगे तो और लोगों को भी उसको फैल सकता है। इंडिया में डेंगू फीवर की शुरुआत, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की शुरुआत कैलकाटा में हुई। और 1963 में पहला एपिडेमिक जो है वो कलकत्ता में देखा गया। उसके बाद 1970s, 67 और 70s में दिल्ली में इसके एपिडेमिक देखे गए। और जो वायरस का आइसोलेशन हुआ इंडिया में सबसे पहले, वो हुआ 1945 में। अच्छा, इंडिया के अंदर। लेकिन जो डेंगू हेमरेजिक फीवर का जो एपिडेमिक हुआ है, जो सीवियर डेंगू जिसको हम मानते हैं, वो 1963 में कलकत्ता में हुआ है। ओके, 63 में। तो सर, ये तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गया। तो अभी क्या स्थिति है भारत में? कितने तरह की डेंगू, क्या अलग अलग वैरायटी भी है इसमें? तो डेंगू वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जो फ्लेवी वायरस ग्रुप में आता है। और इसके मुख्यतः चार सीरोटाइप्स होते हैं: डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। सबकी सीवेरिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाए डेन 1 वायरस से, तो उस मरीज को उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 से हो सकता है। जी, उसके लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो हाँ, जाती है। उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, लेकिन बाकी 3 स्ट्रेन जिससे उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और उसकी आशंका बढ़ जाती है। आशंका ये बढ़ जाती है कि अगर किसी को दोबारा डेंगू होता है किसी दूसरे सीरोटाइप से, तो उसकी सीवियरिटी पहले से ज़्यादा हो सकती है, अगर किसी को दोबारा इन्फेक्शन होता है दूसरे स्ट्रेन से। तो जी जी जी। तो सर, इसमें मतलब इम्यून मजबूत रहता है कुछ सालों तक? अगर एक बार आपको डेंगू हो चुका है तो दोबारा होने की क्या संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं या? उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से दोबारा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। और क्रॉस रिएक्टिविटी दूसरे सीरोटाइप से कुछ टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो कुछ टाइम बाद नेक्स्ट ईयर भी आपको दूसरे जो डेंगू के सीरोटाइप्स हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है। जी जी। सर, कैसे मालूम चलेगा कि डेंगू हमें हो चुका है? पहले तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे होता है डेंगू। डेंगू जो है, इसका जो वहाँ का मच्छर है, एडिस इजिप्टियाई मच्छर होता है, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। तो इसको टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं कि एकदम से अटैक करता है। और यूजली डे टाइम बाइटर है, दिन में काटता है, सुबह सुबह या शाम को काटता है, डे टाइम में काटता है। फीमेल जो एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो है, वो काटता है यूजली गर्दन के पीछे, पैरों में या एक्सपोज पार्ट्स में काटता है। और ये यूजली एक शहरीकरण के प्रभाव, जहाँ भी शहरीकरण हो रहा है, मकान निर्माण है, भवन निर्माण ज़्यादा है, जहाँ पे भी कि निर्माण सामग्री पड़ी हुई है जिसमें के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है,
फ्रेश वाटर में अंडे देते हैं। यूजली आर्टिफिशियल कंटेनर्स में फीमेल्स जो है अंडे देती है, जी। वहीं पे फिर इसके लार्वा बनते हैं और ये मच्छर बनते हैं उसके बाद। तो जहाँ भी शहरीकरण हो रहा है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, पानी इकट्ठा है काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ पे इस मच्छर ज़्यादा पनपता है, तेज़ी से फैलता है। तो शहरों में ज़्यादातर इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते जी, हैं। जी, जी, जी। और सर ऐसा भी होता है कि एक जगह कोई एक केस जिस जगह से आ रहा है वहीं से बहुत सारे केस डेंगू के निकल के आ रहे हाँ, हैं। इसलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज़ कोई पेशेंट दिल्ली से आया, हल्द्वानी में ट्रैवल करके, उसको इन्फेक्शन था और वो यहाँ पे आ गया। अभी तक हल्द्वानी में कोई और दूसरा केस नहीं था, तो उसको हम इंडेक्स केस मानते हैं, जो पहला केस होता है। जी। तो वो उसको जो है उसके अंदर वायरस हैं, क्योंकि उसको सिम्टम आ रहे हैं, वायरल लोड है, उसके अंदर वायरस है उसके अंदर। अब कोई उसको मॉस्किटो एडिस इजिप्टियाई का मॉस्किटो उसको काटेगा, तो वायरस मच्छर के अंदर चला जाएगा। जब वायरस मच्छर के अंदर जाएगा, तो वायरस मच्छर के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, हुँ। उसकी जो मिडगट है, इंटेस्टाइन है, उसमें मल्टीप्लाई करेगा और उसकी सलेवरी ग्लैंड तक पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस में कुछ दिन लग जाते हैं। इट में टेक अराउंड 4 to 7 days, लगभग एक हफ्ते बाद जब वो मच्छर है वो दूसरों के लिए इन्फेक्टिव हो चुका होगा। ओह! तब उसके बाद तो वो जो मच्छर पेशेंट है वो जहाँ से आया था वहाँ जा चुका है, लेकिन वो मच्छर में वो मच्छर चीज़ें दे इन्फेक्टिव हो गया गया है। है। अब वो मच्छर जो है यूजली जो है दूसरों को काटेगा, स्वस्थ लोगों को, तो उसके हुँ। अंदर वो वायरस पहुंचा देगा। और और एक मच्छर 3-4 लोगों को काट सकता है। कई जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक ही फैमिली से कई कई केसेस आ रहे हैं, तो यूजुअली ये मच्छर जो है 400 मीटर की रेंज में, इसकी रेंज फ्लाइट रेंज होती है, लगभग 400 मीटर की रेंज में ये काट सकता घूमते है, हैं। घूमता है। और हाइट में लगभग ये 50 फीट तक ऊंचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि अच्छा। जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है ऊपर तक मच्छर नहीं जा सकता है, ओके। इवन 50 फीट ऊपर तक भी जा सकता है इसकी अच्छा। जो एल्टी उसमें जो है हाइट हाइट में। में। हाँ, ओके। हाइट में 50 मीटर, 50 फुट तक भी जा सकता है। जा सकता है। तो जितने भी स्टोरी में आप रह रहे हैं तो उनके लिए भी हाँ, खतरा ऊपर है। भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। नीचे हालांकि ज़्यादा होगी उसकी पॉपुलेशन, जी। ऊपर कम हो जाएगी, लेकिन 50 फुट तक भी ये जा सकता है। जी। और जैसे भी पेशेंट यूजली कई बार होता है कि एक लोकेलिटी में मिल रहे हैं, तो उस लोकेलिटी के मच्छर इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो उसी के लिए देखते हैं कि जैसे पिछले साल डंवर डोंगा के अंदर केसेस आए, तो हुँ। उसी लोकेलिटी में मच्छर क्योंकि इन्फेक्टेड थे, तो उसी लोकेलिटी से ज़्यादा केसेस आ रहे थे। ओके। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि डोर टू डोर सर्वे और जो फॉगिंग और बाकी जो रेपेलेंट्स और इन सब का जो बचावात्मक जो कार्य हैं वो उस एरिया में ज़्यादा किए जाएँ जिस एरिया से केसेस आ रहे हैं। ज़्यादा आ रहे इसलिए हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। ये। सर ऐसा संभव है कि इस वायरस को ही ख़त्म कर दिया जाए या इस वायरस का कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है? वायरस तो क्योंकि ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इट्स इम्पॉसिबल। कम और किया जा कम सकता है। किया जा सकता है। हम इसकी वेक्टर की रोकथाम कर सकते हैं ताकि फैले, बीमारी ना हो। हुँ, हुँ, हुँ। इसके थ्रू बीमारी ना हो तो हम वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वेक्टर इन्फेक्टेड ना हो। वेक्टर की पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली बारिश के बाद और बारिश के समय में मच्छर की पॉपुलेशन ग्रो करती है, तो हम वेक्टर से बचाव करके अपना बचाव कर सकते हैं और इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो इसके लिए 2 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं ऑलरेडी, कई कंट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले इसकी वैक्सीन बनी डेंगवैक्सिया, जो भी मोर देन 10 कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है, जिसमें कि सिंगापुर, फिलीपींस और जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे की प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑलरेडी ये वैक्सीन जो है अभी लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन ये उन्हीं को लगाई जा रही है जिनको एक बार लेबोरेटरी कंफर्म्ड डेंगू हुआ है। तो अच्छा। 6 to 16 ईयर्स की एज में यूजुअली ये लगाई जा रही है। जी। और उनको सबको नहीं लगाई जा रही, जनरल पॉपुलेशन को, उनको लगाई जा रही जिनको एक बार डेंगू लेबोरेटरी कंफर्म डेंगू हो चुका है, क्योंकि उनको अगर दोबारा डेंगू होगा तो वो सीवियर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उनको ये वैक्सीन दी जा रही है ओके। ताकि ये वैक्सीन उनका बचाव सेकेंड सीवियर डेंगू से उनका बचाव किया जा बचाव सके। कर सकें। तो सर इंडिया में क्या पहल कुछ हो रही है? इंडिया में इसकी पहल के लिए 2 कंपनीज जो है अभी फेज़ 3 ट्रायल्स में चल रही हैं। आने वाले टाइम में कुछ समय बाद ये डेंगू वैक्सीन यहाँ भी अवेलेबल हो सकती है। जी। तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया और पेनेशिया बायोटेक के बीच में कोलैबोरेशन चल रहा है। इसके फेज़ 3 ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं, चल रहे हैं। तो आने वाले नियर फ्यूचर में ये वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो सकता है। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर वो होता है कि किस ग्रुप को लगाई जाएगी, ये पहले डिफाइन होगा कि किसको लगानी है। जी। जैसे डेंगवैक्सी वैक्सीन भी 6 to 16 ईयर्स में अप्रूव्ड है और जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड उन्हीं को लगाई जा रही है। जी। सर तो डेंगू जैसे आप कहा कि शहर जहाँ पे होगी, जहाँ ज़्यादा बसासत होगी वहाँ पर ये ज़्यादा होंगे मच्छर, या जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो पहाड़ों में क्या डेंगू मच्छर होंगे क्या? पहुँच पहुँच गए हैं क्या? पहाड़ों से केसेस यूजुअली जो है कम आते हैं, तो मैदानी इलाके जहाँ जहाँ मच्छर, जहाँ तराई का एरिया तो पूरा मच्छरों के लिए नोटोरियस हुँ, है। तो हुँ। मलेरिया, डेंगू इस एरिया में बहुत पाया जाता है। बिल्कुल। तो इस एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ट्रैवल की वजह से कई बार होता है कि पेशेंट वहाँ चला गया और जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ भी मच्छर हैं,
तो कुछ केसेस हमने देखा है कि अल्मोड़ा से और इस तरह ये ठीक है, बाहर से भी केसेस आते हैं। आते हैं जैसे आप केसेस। बताते हैं कि लद्दाख में पहले नहीं था सर, कितनी स्टेट्स में अभी तक है डेंगू? अभी लद्दाख से भी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, और इंडिया में लगभग हर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी से केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। जी, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर इन पे भी पड़ रहा हाँ, है। बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, और मच्छर के अंदर जो इंसेक्टिसाइड के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। कई बार जो हम पुराने जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो मच्छरों पे इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, वो भी एक कारण इसका हो सकता है कि मच्छरों की पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है। जी, जी, जी। तो सर जब बुखार आना शुरू हो तो कैसे हम डायग्नोज़ करें कि ये नॉर्मल बुखार है या फिर ये डेंगू का बुखार है? ये डेंगू का बुखार है, ये कई तरह से अपने आप में जो है लक्षण ला सकता है। कुछ पेशेंट तो हो सकता है कि उनको पता ही ना चले कि उनको डेंगू हो चुका है, जो उनको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। जी। तो ज़्यादातर केसेस में मतलब कुछ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में हल्का बुखार आना, सिंपल वायरल लाइक इलनेस हो, हल्का फुल्का हो, और उनको हॉस्पिटल में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। जी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। जी। तो सर ये कह सकते हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हाँ, होती? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके, रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक कंपोजिशन है, बहुत सारे फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जी। और कुछ लोगों में जैसे एसिम्प्टोमेटिक हो गया, कुछ लोगों में अनडिफरेंशिएटेड फीवर बोलते हैं, कि जैसे कि दूसरे वायरल फीवर होते हैं, कुछ दिन फीवर आया, हल्का फुल्का बुखार आया, शरीर में दर्द हुआ, आपने सिंपल पैरास्टामोल ले लिया, घरेलू उपचार किया, आप ठीक हो गए। तो जी। ये अनडिफरेंशिएटेड फीवर हो गया। एक हुआ कि डेंगू फीवर, प्रॉपर डेंगू फीवर हुआ, जिसमें हम उसको WHO की डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने के लिए, तेज बुखार आना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, और कई बार बाईफेजिक फीवर भी हो सकता है। एक बार बुखार आया, 3-4 दिन में बुखार ठीक हो गया, 2-3 दिन तक आप ठीक रहे, फिर से बुखार आ गया, उसको सैडल बैक फीवर बोलते हैं, कि फीवर के 2 पीक्स आए, इस बीच में आप ठीक थे। और एक होता है कि डेंगू फीवर विद हेमरेज, डेंगू फीवर आपको हुआ, उसके अलावा आपको शरीर में चकत्ते पड़ जाना, छोटे छोटे पिन हेड साइज के जो है लाल लाल जो है वो अ, जिसको हम पेटिके बोलते हैं इंग्लिश में, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, वो प्लेटलेट कम होने की वजह से। जी। और कई बार दांतों से, मसूड़ों से खून आना, या कहीं और से भी खून आ सकता है, उल्टी में खून आना। जी। तो ये जो है डेंगू फीवर विद जी। हेमरेज में ऐसा हो सकता है। जी। और एक वैरायटी होती है इसकी, डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि मरीज के अंदर जो है एक सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू है, तो इसके अंदर मरीज को जो है एकदम कमजोरी लगना, मरीज का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। तो कैपिलरी लीक फिनोमेना होता है, जिसके अंदर की मरीज के अंदर पेट में पानी आना, जो हमारी असाइटिस जिसको हम बोलते हैं, फेफड़े के बाहर पानी इकट्ठा हो जाना, जिसको हम लोग प्लूरल फ्यूजन बोलते हैं। तो शरीर में सूजन आना, इस तरह के फीचर्स आना, मरीज का ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, और मरीज को ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है, ये कुछ ही लोगों को होते हैं, less than 5%। जी। लेकिन जिनको ये होते हैं उनको जो है प्रोग्नोसिस उनकी पुअर हो जाती है, उनको ज़्यादा अच्छे से इलाज करने की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में भर्ती रह के इलाज करने की उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसे मरीज हैं जिनका अगर प्रॉपर इलाज ना मिले तो उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती जी, है। जी, जी। तो सर कितना केस में मौतें होती हैं डेंगू में? कितना फ़ीसद? डेंगू के अंदर जो है लगभग less than 1% ही होते हैं, लेकिन अगर हम तो ओवरऑल केसेस देखें तो काफ़ी पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर लोग घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाते हैं, जी, ये जी। माइल्ड सिम्टम के साथ में ही ठीक हो जाते हैं। जी, मौत तब होगी जब लापरवाही होगी थोड़ा-सा, या वक़्त पे आप हॉस्पिटल नहीं हाँ, पहुँचे। टाइम पे आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, आपने हाइड्रेशन नहीं मेंटेन किया, हुँ। आपको वॉमिटिंग हो रही थी, पेट में दर्द, तो वार्निंग साइन आपने इग्नोर किए, तो जी। उसमें इस तरह की परेशानी होती है। ज़्यादातर लोगों को तेज़ बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी, सिर में दर्द, आंखों में चुभन होना, खुजली होना, तो इस तरह के नॉर्मल फीचर्स आते हैं। और इनके लिए आप पानी ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेशन मेंटेन करें, विटामिन सी वाली चीज़ें लें, नींबू पानी लें, और सिंपल बुखार के लिए पैरास्टामोल यूज़ कर सकते हैं। हुँ। और इसमें जो डेंगू फीवर के अंदर एक खास बात है कि क्योंकि इसमें प्लेटलेट कम होने के चांसेस रहते हैं, तो एस्पिरिन या कोई पेन किलर यूजली इसमें अवॉइड करनी चाहिए, जी। क्योंकि एस्पिरिन और पेन किलर, अगर एस्पिरिन यूजली अगर हम लेते हैं तो इससे कि प्लेटलेट्स का जो आपस में अटैचमेंट्स होता है, तो प्लेटलेट फंक्शन में अब नॉर्मेलिटी कर सकती है, ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाते हैं एस्पिरिन लेने से। जी। तो एस्पिरिन और पेन किलर इसमें अवॉइड करने चाहिए। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और एंटीबायोटिक्स का भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, एंटीबायोटिक्स भी अवॉइड करनी चाहिए इसके अंदर। जी, जी, जी। तो सर क्या उपचार देते हैं फिर जो सीवियर लोग आते हैं उनको, आप क्या एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, एस्पिरिन नहीं जो लेनी है? सीवियर लोग आते हैं, जिसको सीवियर हम उसको कहते हैं कि जिसको तेज लगातार बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, किसी को लगातार उल्टी हो रही है, खाना नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है, मरीज की चमड़ी में कहीं शरीर में दाने पड़ गए, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, हुँ। शरीर ठंडा पड़ रहा है उसका, या बेहोशी जैसी लग रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, पेट में सूजन है, शरीर में सूजन है,
तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है। और ऐसा तब होता है कि बुखार की ऑनसेट से यूजली तीसरे से छठा या सातवां दिन पेशेंट का क्रिटिकल फेज़ माना जाता है, जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीरियसनेस होती है वो बुखार के तीसरे या छठे दिन होती है। ये वो पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड इसलिए कहते हैं कि ये वो पीरियड है जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। 3-4 दिन तक बुखार रहा, पेशेंट का बुखार कम होना शुरू हो गया। हुँ। लेकिन ये वो समय है जिस समय कि पेशेंट की प्लेटलेट काउंट सबसे ज़्यादा फॉल करती है। और इस समय ही कैपिलरी लीक फिनोमेना, शरीर में पेट के बाहर पानी आना, फेफड़े में पानी आना, ये इसी समय शुरू होता है। तो मरीज को लगता है कि मेरे को बुखार नहीं है, मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन ये क्रिटिकल पीरियड है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है तीसरे से छठा या सातवां दिन। तो ऐसे में मरीज को दिखाना चाहिए। अगर ओरली नहीं ले पा रहा है तो मरीज को भर्ती करवाना चाहिए। पेशेंट को आईवी फ्लूइड चलता है अगर नहीं ले पा रहा है तो। और मरीज को जो है दूसरी मेडिसिन दी जाती हैं, एंटी जो वॉमिटिंग मेडिकेशंस हैं। जी। और मरीज का प्रॉपर बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है। अगर मरीज को किस तरह की कोई गुर्दे में दिक्कत है या कुछ है तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ डेंगू की वजह से क्या और अंग भी प्रभावित हो सकते हैं? डेंगू के अंदर एक तो सबसे पहले तो ये जो है ब्लड सेल्स पे इफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट, और जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स, जो सफ़ेद सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं और लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स हैं, तीनों को ये कम कर सकता है। और शरीर के बाकी अंगों में लीवर पे असर डाल सकता है। जो हमारे लीवर के एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कई बार ये किडनी पे असर डाल सकता है। कई बार ये ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। सिर्फ प्लेटलेट कम होने की वजह से ही ब्लीडिंग नहीं होती है, जो प्लेटलेट का फंक्शन होता है वो भी अब नॉर्मल हो सकता है। कई बार होता है कि पेशेंट की प्लेटलेट काउंट तो ठीक है, पेशेंट की प्लेटलेट काउंट 50,000 है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। तो इसके अंदर प्लेटलेट का फंक्शन भी अब नॉर्मल हो सकता है कि प्लेटलेट्स नंबर तो ठीक है 50,000 है या उससे ज़्यादा है, लेकिन उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। तो डिसफंक्शनल प्लेटलेट हो सकती है। और दूसरा जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो प्लेटलेट के नंबर से कई बार कोरिलेट नहीं करती है। बाकी शरीर के अंग, जैसे कि अगर ज़्यादा प्लेटलेट कम हो जाए तो पेशेंट को कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या दिमाग के अंदर इंट्राक्रैनियल हेमरेज तक भी हो सकता है, या दिमाग के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है डेंगू की वजह अच्छा। से। सर कितना प्लेट पहुँच जाए कि हम कहें कि अब खतरा है एकदम? यूजुअली हम लोग सलाह देते हैं कि जब 50,000 से नीचे प्लेटलेट हो जाए तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत तब पड़ती है या तो पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, हुँ। या फिर उसकी प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाए। जी। क्योंकि 20,000 के नीचे या 10,000 के नीचे पेशेंट को विदाउट एनी ट्रॉमा पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो जी, जी। 20,000 से या 10,000 से नीचे इसको क्रिटिकल एक वो मानक माना गया है। जी, जी, जी। इसके सर नीचे ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। जी। सर क्या टेस्ट किए जाते हैं डेंगू की पहचान के लिए? डेंगू की पहचान के लिए सबसे पहले तो क्लिनिकली देखा जाता है कि उस एरिया से केसेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मतलब हमें मिल जाता है आइडिया कि इस एरिया से केसेस ऑलरेडी आ रहे हैं, हुँ। और ये भी उसी एरिया का रहने वाला है या वहाँ पे गया था ये। तो हमें लग जाता है कि बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बाकी सिम्टम्स को रिलेट कर रहे हैं। हुँ। तो इसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल टेस्ट है, एक तो हम इनका जो है सीबीसी काउंट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट लोअर साइड में हो सकता है। एक हिमेटोक्रिट होता है जिसके अंदर की जो ब्लड हमारा है, हीमो कंसंट्रेशन होता है, ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है कैपिलरी लीक की वजह से, वो बढ़ सकता है अगर उसमें कैपिलरी लीक फिनोमेना होगा तो। और दूसरे इसके अंदर है डेंगू का कार टेस्ट करवाते हैं। जी, तो एलाइजा टेस्ट जी कहिए? कार टेस्ट कराते हैं। यूजली कार टेस्ट ईजिली अवेलेबल होता है। कार टेस्ट यूजली 5 से 7 दिन में इसका NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव हो सकता है। तो वो जो है शक के दायरे में लाता है कि डेंगू हो सकता है, लेकिन जी, कंफर्मेशन के लिए हमें एलाइजा टेस्ट करना पड़ता एलाइजा है। टेस्ट। तो शुरू के 5 दिन में, 5 से 7 दिन में हम लोग NS1 एलाइजा करवाते हैं। और उसके बाद में हम लोग लगभग 5 से 7 दिन के बाद IgM एलाइजा करवाते हैं, क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ बनती है 5 to 7 डेज बाद बनती है, तो उसके बाद हम IgM एलाइजा कराते हैं। एलाइजा टेस्ट कंफर्मेटरी होता है। कार टेस्ट जो है हम वैसे स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो जब आंकड़े जारी होते हैं तो वो एलाइजा टेस्ट के ही होते हैं ना? जनरल वाले सरकारी नहीं? तौर पर जो आंकड़े जारी होते हैं वो एलाइजा को कंफर्मेटरी मान के वही जारी होते हैं। जी, जी, जी। सर बच्चों में क्या इसका खतरा ज़्यादा होता है डेंगू का? हाँ जी, बच्चों में भी इस केसेस आते हैं, बच्चों में खतरा रहता है इसका। तो विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चों को इन्फेक्शन कर सकता है, बच्चों के केसेस भी आते हैं जी। इसके। तो सर लिक्विड डाइट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए? अगर ये किसी को इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें जो है उनको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, पानी तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं, हुँ। विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी है। बट वेरी स्टडीज़ में देखा गया कि विटामिन सी जो है प्लेटलेट्स को और बाकी सेल्स को बढ़ाने में सहायक होता है। जी, विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी है, तरल पदार्थ लेने हैं, पानी, नींबू पानी, इस तरह का सब लेते रहे। जी। खाना थोड़ा हल्का लेना होता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम होने की टेंडेंसी रहती है।
तो लिक्विड सेमी सॉलिड डाइट ये ज़्यादा लेनी जो होती है इसके सुपाच्य अंदर। हो ठीक से जो आराम से पच सुपाच्य हो जाए। हल्का खाना इसमें लेना होता है, जी जी उसका ध्यान रखना होता है। जी। तो श्रोताओं, बहुत सारे सवाल आपने हमें भेजे थे, तो उन सब के मुझे लगता है कि उनकी जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेरीज होंगी तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो सर, कोई मैसेज हो हमारे तमाम हल्द्वानी के लोग इस वक्त आपको जो सुन रहे हैं उनके लिए, कोई संदेश आपका हो? तो संदेश ये है कि कुछ इसके लिए भ्रांतियां हैं, जैसे कि हम लोग डेंगू एपिडेमिक्स में कई सालों से देख रहे हैं कि लोग जो है पपीते के पत्ते और बकरी का दूध के पीछे पड़ जाते हैं कि प्लेटलेट कम हो गई है तो हम बकरी का दूध पिलाएंगे, बकरी का दूध जो 500 रुपये लीटर मिल रहा है। तो इस तरह की ना तो ये, क्योंकि डेंगू जो एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है, ज़्यादातर केसेस में 80 to 90% में अपने आप ठीक हो जाता है। लगभग एक हफ्ते से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें फुल रिकवरी हो जाती है। कुछ ही केसेस को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजुअली ये सेल्फ रिकवरिंग टाइप ऑफ इलनेस है, सिंपल वायरल फीवर की तरह ही है, लेकिन किसी के अंदर वार्निंग साइंस हैं तब उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। तो सर पपीते ये का दूध और जो पपीते के पत्ते और बकरी का दूध जो है उससे कोई लाभप्रद नहीं है, स्टडीज़ में देखा गया है अच्छा कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जी सबसे बड़ी चीज़ है कि मच्छरों से बचाव को प्राथमिकता देनी है, पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ़ सफाई रखें, जी कूलर टायर टंकी जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है वहाँ बचाव करके रखें। और यूजुअली ये मच्छर दिन में काटता है, तो कपड़े इस तरह से पहने सुबह और शाम, बच्चों को भी जब वो बाहर खेलने जाते हैं, फील्ड में खेलने जा रहे हैं, या तो मस्कुलर रेपेलेंट्स क्रीम लगा सकते हैं एक्सपोज एरियाज में, यूजुअली फुल स्लीव के कपड़े पहने वो, ताकि मच्छरों से बचाव किया जा सके। और दूसरा, घरों में हम जो दरवाजों में है जाली वाले दरवाजे यूज़ कर सकते हैं, जाली वाला दरवाज़ा बंद रखें। और मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं, आजकल हॉस्पिटल्स में और बाकी जगह भी ऐसी मच्छरदानी है जिसमें कि वो इंसेक्टिसाइडल इम्प्रेगनेटेड होती हैं, उस पर लगा होता है अच्छा ताकि मच्छर उनसे दूर रहें। जी जी और किसी केसेस में अगर इस तरह के केसेस मिल रहे तो वहाँ ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अस्पताल के आसपास अगर कुछ डेंगू के केसेस एडमिट हैं तो अस्पतालों में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ताकि वो हम जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं वो दूसरों के लिए सोर्स ना बन सके, उनको हम बचाव करके मच्छरदानी में ही रखें, क्योंकि अस्पतालों के आसपास के जब मच्छर होंगे वो इन्फेक्ट होंगे तो आसपास 400 मीटर की रेंज में वो और लोगों को वो फैला सकते हैं। सही समय पर उचित इलाज से ही इसका इलाज होता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, कि प्लेटलेट्स के पीछे ना भागें। हर मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली 20,000 या 10,000 से नीचे ही यूजुअली हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, या फिर कहीं से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि उल्टी में खून आ रहा है या फिर कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है, तभी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है। हर डेंगू के मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी 20,000 से नीचे या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तभी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। जी जी। तो सर, हल्द्वानी का या हमारे कुमाऊँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय, तो कितना बर्डन है और कितनी तैयारी आप लोग अभी सीजन में करना शुरू कर दिए हैं? मतलब हड़बड़ी ना हो मरीजों में और एक भरोसा हो कि हमें इलाज मिलेगा, तो तो तैयारी। यूजुअली हम लोग जो है 2010 से ही इसके एपिडेमिक देख रहे हैं। 2010 में बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ था जिसमें कि हमारे सारे वार्ड्स फुल हो गए थे। इवन यूपी वाले एरिया से पेशेंट आए थे हमारे पास, तो हमारे लगभग हर वार्ड में डेंगू के पेशेंट थे। गायनी वार्ड हो चाहे वो ओह ईएनटी वार्ड हो, बहुत सारे वार्ड्स में हमारे जो है डेंगू वाले पेशेंट्स थे। हम्म, तो ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली सिंपल जो है, सिंपल पैरासीटामोल हाइड्रेशन ही इसका एक वो है। जी कुछ ही लोगों में जो है जिनको की वार्निंग साइंस है या सीवियर सिम्टम्स है, उनको एडमिट करने की ज़रूरत होती है, आई फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, बाकी जी सपोर्टिव जी ट्रीटमेंट और प्लेटलेट्स की आवश्यकता सर, पड़ती है। कोविड टाइम पे डेंगू के मामले बिल्कुल नहीं दिखाई दिए ना, तो उसकी कोविड कोई टाइम पे वजह? एक तो लोग घरों से कम निकल रहे थे और उसमें रेस्ट्रिक्शंस थे, और दूसरा निर्माण कार्य भी रुके हुए थे उस समय पे, अच्छा हाँ जी जी तो जी। इस वजह से सब कुछ ठप था सब तो। कुछ घर के अंदर ही थे जी लोग जो जी है, जी। इसलिए केसेस कम आए। तो अभी कुछ नए रूप में क्या दिखाई दे रहा है कोविड के बाद से? नहीं, अभी इस कुछ साल जो केसेस आए हैं उनमें से अभी कोई सीवेरिटी नहीं जी है, जी माइल्ड केसेस है, कुछ को एडमिट करना पड़ रहा है। जी डेंगू हेमरेजिक फीवर करके केसेस अभी भी आए हैं, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका आईसीयू में करना पड़े या फिर किसी को वेंटिलेटर पे डालना पड़े, जी जी ऐसी जी अभी कोई जी बहुत सीवियर फॉर्म में ऐसा नहीं जी। आया सर, है। डेंगू का पीक सीजन कौन सा होता है? पीक सीजन ये बारिश के बाद में, हम लोग तो केसेस तो आते रहते हैं अपने, हम लोग देखते हैं कि कई बार दिसंबर तक भी केसेस इसके आते अच्छा हैं। अच्छा दिसंबर तक भी इसके कुछ केसेस आते रहते हैं। पीक सीजन यही वाला रहता है जुलाई के बाद में, अच्छा। जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक केसेस इसके आते हैं। जी जी जी। तो बहुत शुक्रिया सर, इतनी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप टाइम टू टाइम आकर हमारे लिसनर्स को जागरूक करते रहें। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई क्वेरीज आपकी होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है,
जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।